हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ में मौजूद हूँ इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में क्लास 12 में विलेन चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने विलेन के चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी विलेन के बारे में बता दी है। और जो है क्या कहते हैं, वाष्पदाब क्या होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है, जैसे आप लोग पीछे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, आपको पता है विलेन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टीज जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करें, विलायक पर या विलेयन पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करें, उस प्रॉपर्टीज को, उस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म। तो ये 4 तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, अभी फिर से मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को मेरा नाम बताइए। मेरा नाम है शावेज खान और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन, शेयर वाला बटन, कमेंट, जितने भी बटन हैं सारे बटन दबा दीजिए। और जितने भी आपके जानने वाले हैं, दोस्त, भाई, बहन, सबको क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। वाइट वाला बटन जिसमें सब्सक्राइब लिखा है वो वाला तो ज़रूर दबा जाना चाहिए बटन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ अणु संख्यक गुणधर्म होते क्या हैं। बताया मैंने अभी, हमने अणु संख्यक गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। अब इसे 4 तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% कुछ ना कुछ आता ज़रूर है 4 में से एक। अब पहला जो होता है अणु संख्यक गुणधर्म, उसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में। क्या पढ़ाया है? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ये भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका था। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी होता क्या है? देखिए, आपको पता है शुद्ध विलायक, अगर मान लीजिए कोई विलेयन हमने बनाया, ये इस तरह से कोई हमने विलेयन बना लिया। विलेयन में दोनों चीज़ें हैं, A प्लस बी। बी को हमने चलिए मान लिया विलेय है, और ए को हमने क्या मान लिया? विलायक मान लिया। तो मैंने आपको बताया था, जब अकेले विलायक है तो उसका वाष्पदाब क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P नॉट ए। अभी हमने ये मान के चले हैं विलेय अवाष्पशील मान लिया है। हमने क्या मान लिया है? विलेय अवाष्पशील विलेय माना है। जब विलेय अवाष्पशील है, टोटल विलायक का, ये आपका जो है एक हमने ऐसा विलेयन बनाया है जिसमें विलायक तो वाष्पशील है, लेकिन विलेय क्या है? अवाष्पशील है। विलेय की भाप बनेगी नहीं और विलायक की भाप बनेगी। तो टोटल विलेयन का जो वाष्पदाब होगा P, वो किसके बराबर होगा? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। लेकिन बी क्या है? अवाष्पशील है। ऐसा विलेय है जो इसकी भाप नहीं बन रही है। जिसकी भाप नहीं बन रही है तो उसका वाष्पदाब भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। फिर ये 0 हो जाएगी तो हमको पता है P नॉट ए एक्स ए। हमको पता है एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ए को लिख सकते हैं इसको P नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? देखो, P बराबर आ जाएगा, इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो P नॉट ए को 1 में मल्टीप्लाई करोगे P नॉट ए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे P नॉट ए इंटू एक्स बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इस वाली चीज़ को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये वाली चीज़ इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। चलो इधर करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P नॉट ए एक्स बी। ये माइनस में था, इधर लिए हैं तो किस में हो गया? प्लस में। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? P नॉट ए माइनस P, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक्स बी अगर निकालना चाहो तो क्या होगा? P नॉट ए माइनस P। ये मल्टीप्लाई में है P नॉट ए, इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P नॉट ए, और यहाँ पे बराबर क्या बचेगा? एक्स बी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुका था। इसी पूरे टर्म को P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए। P नॉट ए माइनस पी क्या है? वाष्पदाब में कमी। P नॉट ए क्या है आपका? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। जब उसमें कुछ भी नहीं मिला था तब वाष्पदाब ज़्यादा था। और माइनस P, ये हो गया विलेयन का वाष्पदाब। P क्या है? विलेयन का वाष्पदाब। तो विलेयन का वाष्पदाब कम है और विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, विलेयन बनता है तो वाष्पदाब कम हो जाता है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। और अपॉन P नॉट ए कर दिया है, मतलब हमने डिवाइड कर दिया है किससे? विलायक के वाष्पदाब से। तो इसी को बोलते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक कमी या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर आया है?
एक्स बी के बराबर आया है। एक्स बी क्या है? विलेय के मूल प्रभाज। क्या है? विलेय का मूल प्रभाज। मूल प्रभाज का मतलब क्या होता है? मूल प्रभाज का मतलब एक तरह से हो गया विलेय के मूल ऊपर नीचे टोटल मूल। तो एक तरह से विलेय के मूल मतलब विलेय के कणों की संख्या। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी किसके बराबर आ रही है? विलेय के कणों की संख्या के बराबर आ रही है इनडायरेक्टली, या विलेय के मूल प्रभाज के बराबर आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी किस तरह की? इस तरह की प्रॉपर्टी है जो डिपेंड कर रही है किस पे? विलेय के मूल प्रभाजों के बराबर आ रही है, विलेय के कणों की संख्या पे डिपेंड कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ये क्या है? अणु संख्यक गुणधर्म है एक तरह का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला अणु संख्यक गुणधर्म, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग, इसी जो अणु संख्या गुणधर्म दिया है पहला वाला, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको निकालना क्या है? तो पहले देखिए दिया गया है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है 0.850, मतलब प्योर बेंजीन अभी है तो उसका वाष्प दाब कितना है? 0.850 बार। उसमें मिला दिया गया है 0.5 ग्राम कोई विलेय मिलाया गया जो अवाष्पशील है, जिसकी वाष्प नहीं बन रही है। तो एक तरह से एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एग्जाम्पल वो हो गया कि विलायक जो तुम्हारा क्या है? बेंजीन है, और विलेय क्या है उसका नाम नहीं पता है, और विलेय कितना है? 0.5 ग्राम। और आपको बताया गया है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? 0.850 बार है, और जो 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन मतलब विलायक जो है, विलायक का भार भी दिया है कितना? 39 ग्राम। और क्या दिया है आपको? विलेय का आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। जो विलेय घोला जा रहा है उसका आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। और एक चीज और दी है, जो विलयन बना है उसका जो वाष्प दाब है वो दिया है 0.845। तो देखिए कैसे है, सबसे पहले समझ लीजिए विलयन बना कैसे है। विलयन जो बना है उसमें आपका दो चीज है, एक तो आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है एक, और बेंजीन क्या है? विलायक है। और क्या है? एक विलेय है। ठीक है, हमने बेंजीन को ए मान लिया और विलेय को क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है, इतनी चीज दी है। और बेंजीन का वाष्प दाब दिया है। विलायक के वाष्प दाब को हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को कितना दिया है? पी नॉट ए 0.850 बार। ठीक है, और क्या दिया है? वाष्पशील बेंजीन का क्या दिया है? 39 ग्राम बेंजीन का दिया है आपको। क्या वजन दिया है बेंजीन का? तो बेंजीन के मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर क्या होंगे? मोल को डिनोट करते हैं एन से। तो एन बेंजीन क्या होगा? बेंजीन का मोल बराबर होता है, फॉर्मूला ऊपर आता है मास और नीचे क्या आता है? मोलर मास। तो बेंजीन का मास कितना दिया है आपको? 39। और बेंजीन का मोलर मास क्या होता है? बेंजीन को देखो किससे डिनोट करते हैं? C6H6 से। कार्बन के एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन का 72, और 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 78 आ गया। तो 39/78 आ गया। तो इसका मतलब 1/2 आ गया। ठीक है ना? तो बेंजीन के मोल कितने आ गए? बेंजीन को हमने ए माना है तो ए लिखे ले रहे हैं यहाँ पे। बेंजीन के मोल 0.5 आ गए। कितने आ गए? 0.5 मोल आ गए बेंजीन के आपके। ठीक है, उसके बाद में और क्या निकाल सकते हैं? आपको विलेय का दिया है तुम्हारा 0.5 ग्राम दिया है, ये विलेय का मास। इसको लिखा रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं। और ये विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? पी होता है सिर्फ। पी बराबर कितना दिया है? 0.845। अब फॉर्मूला पता है, जब एक अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए बराबर होता है एक्स बी। इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी। पी नॉट ही कितना दिया है तुमको सवाल में? 0.850 माइनस पी कितना दिया है? 0.845 अपॉन पी नॉट ए कितना रखना है? 0.850 बराबर एक्स बी। एक्स बी क्या होता है? मोल प्रभाज किसके? विलेय के। तो ऊपर किसके मोल आएंगे? बी के मोल अपॉन नीचे ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है ना? मोल प्रभाज बी का है तो मतलब ऊपर बी के मोल नीचे टोटल मोल। टोटल मोल में कौन कौन है? ए का मतलब बेंजीन और बी का मतलब अवाष्पशील विलेय। ठीक है, चलो इसको माइनस करते हैं। अब 0.850 में से 0.845 को माइनस करो। माइनस करोगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। पहले यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर का मिटा देता हूँ। तो चलिए इधर आते हैं हम लोग। ये 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गए 0,
और यहाँ पे भी 0 में से 0 जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो एक तरह से 0.005 आ गया। और नीचे क्या आया, नीचे आया 0.850। यहाँ B के मोल कितने हैं ये नहीं दिया है तुमको, तो NB रख दो यहाँ पे तुम। A के मोल तो तुमको पता है ना कितने दिए हैं, 0.5 मोल दिए हैं A के, दिए नहीं है तुमने निकाला है, प्लस B के मोल निकालना है तुमको। चलो यहाँ से, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, B के मोल निकाल सकते हो, लेकिन तुमको B के मोल नहीं निकालना है, तुमको B का मोलर द्रव्यमान निकालना है। लेकिन अगर मोल पता चल जाएगा B का तो मोलर द्रव्यमान भी पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, तो भार दिया है तुमको, अणु भार निकल जाएगा वहां से। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद में ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी 3 नंबर के पॉइंट है, तो हट जाएगा। अब 5 से कट भी जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 यहाँ आया, 5 सत्ते 35 और 5 जीरो जा 0, तो 1/170 आ गया। NB अपॉन 0.5 प्लस NB, ठीक है ना। चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.5 प्लस NB बराबर 170 NB। ये 170 में से इसको इधर NB को इधर भेज दे तो 170 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 169 इंटू NB आ गया बराबर 0.5। तो यहाँ से मोल आ गए B के कितने, 0.5, और ये नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तुमको निकालना है क्या, वो मोलर मास निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोल का, भार बटे अणु भार। तो यहाँ पे ऊपर इसकी जगह पे भार रख दोगे, नीचे अणु भार रख दोगे। अणु भार को हमने मोलर मास लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 अपॉन में 169। अब भार तो दिया है तुमको, कितना दिया है भार, 0.5 दिया है। कितना दिया है, 0.5, तो भार की जगह 0.5 रख देते हैं। चलो इधर रख देते हैं, तो 0.5 अपॉन में मोलर मास, यहाँ पे क्या है 0.5 अपॉन में 169, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोलर मास जो निकालना था तुमको वो कितना आ गया, 169 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम पर मोल लिख सकते हो। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में 169 ग्राम होंगे। तुमको सवाल में क्या दिया था, सवाल में पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसने कहा है एक बेंजीन में हम मिला रहे हैं क्या, अवाष्पशील विलेय, तो समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में तुरंत कि एक अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जा रहा है, मतलब वाष्पशील विलेय की भाप नहीं बन रही है और विलायक की भाप बन रही है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P0A माइनस P अपॉन में P0A इज इक्वल टू XB। जहाँ पे पता होना चाहिए फॉर्मूले में एक एक चीज़ क्या है, पता होना चाहिए XB क्या है, विलेय का मोल प्रवाह जो होता है, A क्या होता है, P0A क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। तो ये सब चीज़ें एक एक आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले के में कौन कौन सा टर्म क्या क्या है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग अगला पढ़ते हैं गुण। तो अब ये देखिए दूसरा जो क्वथनांक में उन्नयन, ये आपका जो दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है, इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन, का मतलब होता है बढ़ना, और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ क्या होने लगे, उबलने लगे, उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन वो सब तो पुरानी डेफिनेशन हो गई, बच्चों वाली डेफिनेशन। जो एग्जैक्टली साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, जो साइंटिफिक इसकी परिभाषा होती है किसकी, क्वथनांक की, वो होती क्या है, देखो हर विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, हर विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, उसके वाष्प में क्या होगी, बढ़ेगी वाष्प इसकी, तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो ऐसा वाष्प दाब जब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, मतलब इतना किसी चीज़ को गर्म करो, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर वायुमंडलीय दाब और जो विलयन को गर्म कर रहे हो उसका वाष्प दाब बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी देख लीजिए जिस तापमान पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, अब क्वथनांक में बढ़ोतरी कैसी हो जाती है, अगर कोई चीज़ प्योर है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अगर लेकिन वो विलयन बन जाता है, कोई चीज़ उसमें मिला देते हैं ठोस और वो विलयन बन गया, तो विलयन का जो क्वथनांक होता है वो होता है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो तुमको एक यहाँ पे बना रहे हैं ग्राफ, ये हो गई वाई एक्सिस ग्राफ की और ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम बना रहे हैं टेम्परेचर और इधर हम क्या बना रहे हैं, वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, अगर अब मान लिया हमने ये तुम्हारा क्या है, विलायक,
ये विलायक का ग्राफ बना रहे हैं हम, और ये बना रहे हैं विलयन का। अब तुम लोग कहोगे विलायक ऊपर क्यों बनाया, विलयन के नीचे क्यों नहीं क्यों बनाया? देखो, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब जो होती है ज़्यादा होती है, अभी तुम पढ़ ही चुके हो पहले, और जो विलयन होती है उसकी वाष्प दाब क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पे हमने बात किया, और ये पे मान लिया हम, ये एक ऐसा वाष्प दाब है कि यहाँ पे हमने मान लिया इसको वायुमंडलीय दाब है। क्या है? वायुमंडलीय दाब, जो किसके बराबर होता है? 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मान लिया ये विलायक है तुम्हारा। तो विलायक अगर मान लो शुद्ध विलायक है, क्या है? शुद्ध विलायक है। तो शुद्ध विलायक का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर कब हो रहा है? देखो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, नीचे आ जाओ। मान लिया ये टेम्परेचर क्या है? T है, TB हमने इसको मान लिया। क्या मान लिया? TB नॉट मान लिया। TB का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट का मतलब शुद्ध विलायक। नॉट हम इतनी देर से क्या दिखा रहे हैं? शुद्ध विलायक के उसलिए दिखा रहे हैं। तो TB नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो सिर्फ और सिर्फ विलायक था, तो विलायक का मान लिया TB नॉट टेम्परेचर के ऊपर विलायक का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ जा रहा है, वाष्प दाब। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखो जरा, इसको और आगे बढ़ा दो तो ग्राफ को। यही सेम दाब, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे है ना, यही सेम वायुमंडलीय दाब जरा यहाँ पे आओ। ये वायुमंडलीय दाब जो है किसके लिए है? विलयन के लिए है तुम्हारा। विलयन के लिए देखो, सेम वायुमंडलीय दाब को पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टेम्परेचर कितना लग रहा है? TB नॉट से ज़्यादा लग रहा है या TB नॉट से कम लग रहा है? TB बराबर क्या है? TB है जब विलयन में, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना हुआ तो टेम्परेचर कितना चाहिए हुआ तुमको? TB चाहिए हुआ। और विलायक का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना था, तब टेम्परेचर क्या था? TB नॉट। तो एक हिसाब से विलायक का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट था, और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? TB है। क्वथनांक इसका क्या है? विलयन का TB है। वो TB जो आया है वो TB नॉट से ज़्यादा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का जो क्वथनांक होता है, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो विलायक से, शुद्ध विलायक से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो TB जो होता है वो TB नॉट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? तो यही तुमको बताया गया है कि जो क्वथनांक होता है विलयन का वो बढ़ जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। किससे? शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहीं पे यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, TB माइनस TB नॉट ऊपर लिखते हैं, सॉरी, TB ज़्यादा होता है, TB नॉट क्या होता है? कम होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब समझते हो ना, विलयन की मोललता। पहले ही बता चुके हैं, मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आता था विलय के मोल, और नीचे क्या आता था? विलायक का भार किलोग्राम में। ध्यान रखना। अब तुमको पता है साइंस में कोई भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे कौन सा निशान आता है? एक तुम्हारा इक्वल का निशान आता है, और साथ में एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा देखो, तो TB माइनस TB नॉट बराबर आ जाएगा KB इंटू M। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, TB माइनस TB नॉट को डेल्टा TB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा TB। डेल्टा का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी या घटा गया, बढ़ाई, जो बढ़ गया है कोई चीज़ या कोई चीज़ घट गई हो तो उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। मतलब परिवर्तन किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? TB माइनस TB नॉट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए तुमको, क्या है? TB क्या है तुम्हारा? TB तुम्हारा है विलयन का क्वथनांक। TB क्या है? विलयन का क्वथनांक है तुम्हारा। और TB नॉट क्या है तुम्हारा? नॉट कहीं भी लग जाता है तो क्या होता है? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, M तो पता ही है तुमको क्या होता है? मोललता। और KB को हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो वो तुमसे KB की यूनिट भी पूछ सकता है, यूनिट निकाल सकते हो ना। डेल्टा TB क्या है? TB की यूनिट क्या होगी? TB तो होगी तुम्हारा क्या है? केल्विन। केल्विन। और ये मोललता की यूनिट क्या होती है? ऊपर मोल आते हैं और नीचे क्या आता है? KG आता है। तो KG केल्विन पर मोल हो जाएगा। KG केल्विन पर मोल।
तो ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक का यूनिट। अच्छा देखो कहीं कहीं पे तुमको सवाल में क्या तुम्हारे बुक में ही लिखा होगा, यहाँ पे देखो तुमको लिखा होगा मोलर द्रव्यमान आएगा, वो भार आ जाएगा ए का, और विले का यहाँ पे मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। हम वो सब यहाँ पे फॉर्मूले को खोल के नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमको पता है मोललता के भी फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है, विले के मोल आते हैं और नीचे क्या आता है, विलायक का भार आता है किलोग्राम में। तो इसको हम खोल के लिख देंगे तो ये भी वही बन जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे तुमको सवाल कराएंगे तब एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूले को खोल के लिखने का क्या मतलब है, तुमको मोललता का फॉर्मूला तो पता ही है ना, ऊपर विले के मोल आते हैं, नीचे क्या आता है, विलायक का भार आता है किलोग्राम में। और विले के मोल को भी तुम क्या लिख सकते हो, भार बटे अणुभार लिख सकते हो। तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है, तुमको बस ये ऊपर ऊपर ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसके अंदर मोललता का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है, ठीक है? तो अभी आगे सवाल करेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तुमको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं अच्छे से, बाकी ये सब नोट कर लो। अब देखो आपको ये सवाल दिया है, आपको सवाल में दिया गया है 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम कोई चीज़ घोली जाती है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है प्योर वाटर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पता है तुमको, ठीक है? लेकिन अगर उसमें कुछ घोल दोगे तो उसका क्वथनांक 100 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही तो हमने पढ़ा था। अब कितना बढ़ गया, 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब उसने कहा है जो पदार्थ घोला गया है उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो अब देखो सवाल में हमने तुमको जब फॉर्मूला बताया था तो बताया था डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, मोललता बताया था, वहाँ पे कहीं पे मोलर द्रव्यमान नहीं आ रहा था। लेकिन तुमको पता है मोललता के फॉर्मूले के अंदर मोलर द्रव्यमान छुपा होता है। अभी कैसे छुपा होता है देखो बताता हूँ तुमको। सबसे पहले क्या करना है तुमको, जो चीज़ दी है उसको लिख लो। सबसे पहले दिया है तुमको इतना बढ़ गया है तो डेल्टा टी दिया है ना तुमको, डेल्टा टी बी दिया है, कितना दिया है, डेल्टा टी बी 0.49 डिग्री सेल्सियस। लेकिन तुमको पता है टेम्परेचर हम लोग किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब परिवर्तन दिया हो तो परिवर्तन में जितना डिग्री सेल्सियस होता है उतना ही क्या होता है, केल्विन भी होता है। कैसे, जैसे तुमसे कहा जाए कि डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी बी जैसे मान लिया जाए तुमसे पूछा जाए कि कितना है, मान लो पहले टेम्परेचर उसका क्या था, मान लो टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में टेम्परेचर हो गया कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में बदलाव कितना हुआ, डेल्टा टी कितना हुआ, 30 में से 20 माइनस कर दो तो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर यही केल्विन में लिखा होता 20 और 273 जोड़ दो तो 293 केल्विन होता है ये, और ये भी इसमें 273 जोड़ोगे तो 303 होता, तब भी तुम इसमें माइनस करते तब भी क्या था, 10 केल्विन। जो अगर हम बात करें किसकी, परिवर्तन की, डेल्टा टी की बात करें तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, दोनों सेम ही चीज़ होती है। देखो यहाँ पे अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है डेल्टा टी बी तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसी को क्या लिख सकते हो, केल्विन में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये 0.49 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी बी तुमको दे दिया गया। अब के बी दिया है, बस मोललता रख दो यहाँ पे, फॉर्मूला पता है तुमको क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी मल्टीप्लाई में मोललता। डेल्टा टी बी कितना दिया है, 0.49, के बी कितना दिया है सवाल में, 0.52, मोललता ही आ गया तुम्हारा। सबसे पहले हम मोललता को निकाल लेते हैं, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस तरफ आएगी तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में। चलो मोललता को इधर रोकते हैं, ये 0.49 है, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट के 2 नंबर बाद ऊपर भी है, पॉइंट के 2 नंबर बाद नीचे भी पॉइंट है तो हटा सकते हैं। अब मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आता है विलेय के मोल, जो चीज़ घोल रहे हो, घोलने वाला पदार्थ जो है, ठीक है? और नीचे क्या है, विलायक का भार। विलायक क्या है इसमें, देखो यहाँ पे तुमको बना दे रहे हैं कि जो विलयन बनाया गया है इसमें 2 चीज़ें हैं, ए और बी। बी तो तुम्हारा विलेय होता है, हमेशा बता चुके हैं तुमको, और ए क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। और ए तुमने यहाँ पे किसको माना है, विलायक कौन है यहाँ, पानी है, ध्यान रखना पानी है विलायक, ठीक है? मोललता के फॉर्मूले में ऊपर आता है विलेय के मोल, तो हम एन का मतलब होता है मोल मेरे हिसाब से, बी का मतलब विलेय है तो एन बी मतलब विलेय के मोल, और नीचे क्या आता है, विलायक का भार। भार किसका आता है, नीचे विलायक का। और ध्यान रखना मोललता वाले फॉर्मूले में जो विलायक का भार आता है वो किस में आता है, किलोग्राम में आता है, ध्यान से। ऊपर बचा 49, नीचे बचा 52। अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बाद में डिवाइड कर देते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जो ये ए का भार दिया है, ये विलायक का भार दिया है कितना, 100 ग्राम, लेकिन तुमको पता है इसको किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे तुम, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.1 kg आ गया, ठीक? तो रख देते हैं, चलो इसको यहाँ पे 0.1 kg। तो यहाँ से इधर आ जाते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एन बी आ गया ऊपर, विलेय के मोल
अपॉन में ये विलायक का भार 0.1 kg हो गया, ये हो गया 49, नीचे हो गया 52, ये 0.1 इधर मर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से NB बराबर आ गया 4.9, 0.1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9 अपॉन में 52। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, मोललता था, मोललता के अंदर हमने घुसे, मोललता के फॉर्मूले में हमने ऊपर मोल रखा, नीचे विलायक का भार रखा, तो देखो विलेय के मोल आ गए। अभी तुमको निकालना है क्या है, विलेय का तुमको मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब कैसे आएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, तुमको पता है मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का भार ऊपर रख दोगे, MB, M का मतलब मास, B का मतलब B का मास, B हमने किसको माना है, विलेय का, विलेय का मास अपॉन में मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का ही मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, इसको लिख सकते हो। तो ये आ गया 4.9 अपॉन 52। तो हमने तुमको बता चुके हैं कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला जब रखोगे तो जो चीज़ें निकालना है वो आ जाएगा। तो तुमको मोललता दी थी फॉर्मूले में, मोललता के अंदर घुसोगे तो क्या आएगा, ऊपर विलेय के मोल, और विलेय के मोल घुसोगे अंदर तो विलेय का भार भी आ जाएगा और अणु भार भी आ जाएगा। यहाँ से तुमको ये निकालना है। और ये मास तो दिया है तुमको किसका, B का मास दिया है, विलेय का मास कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है तुमको, रख दो यहाँ पे 5 ग्राम। चलो इधर रखते हैं, तो ऊपर हमने 5 रख दिया, 5 अपॉन में ये मोलर द्रव्यमान यहाँ से तुमको निकालना है, ये हो गया 4.9 अपॉन में 52। ठीक है, अब इसको यहाँ से MB निकालना है तो इसको उल्टा कर देते हैं। चलो ये चीज़ ऊपर कर दिया, ये चीज़ नीचे हो जाएगी, यहाँ भी ये चीज़ ऊपर हो जाएगी और ये चीज़ नीचे हो जाएगी। ये 5 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 52 अपॉन में 4.9। बस यहाँ से क्या करना है, गुणा भाग करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0, 5 2 10 का 0, हंसी लाया 1, 5 25 और 1 26, 2600 बटे 49। तो डिवाइड कर लो यहाँ से, ये 49 आ गया, ये 2600 आ गया। 3 लोग हैं तो 50 पंजे क्या होता है, 250 होता है, और 50 5 ही बार में जाएगा। 5 9 45 के 5, हंसी लाया 4, 5 चौको 20, 4 24, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ से 1 बचा, 5 में से 4 गए 1, ये 0 बचा। 3 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 147। 3 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, तो 50 छंग 300 होता है, तो 6 के आसपास आ जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो मोलर द्रव्यमान जो आया है तुम्हारा वो कितना आया है, 53.06 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये चीज़ निकालना था। तो बहुत से सवाल में तुमने देखा होगा, बहुत से पेपर में देखा होगा, पेपर में नहीं सॉरी बुक में देखा होगा, जो ये वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। तो यहाँ पे मोललता में ऊपर क्या लिख देंगे, विलेय का भार लिख देंगे, फिर नीचे एक और भार लिख देंगे विलायक का भी, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा गच्छा हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी, तुमको पता है ना, मोललता का फॉर्मूला जब लिखोगे तो ऊपर विलेय के मोल आ ही जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक का भार किलोग्राम में आ जाएगा। अब और आगे जाओगे तो विलेय के मोल की जगह पे तुम विलेय का भार अपॉन में मोलर मास लिख दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चीज़ें तुमको रखते जाना है, यहाँ पे बस पता होना चाहिए तुमको क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। और हाँ, ये बता दिया, अब इसके वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसके बाद जो 2 बचे हुए हैं तुम्हारे अणुसंख्यक गुणधर्म, वो इसके बाद वाली क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं दबाते हो। जो व्हाइट वाला बटन दिखा है सब्सक्राइब वाला, उसको तोड़ दो, दबा दो, किसी भी तरह से वो दबाना चाहिए सब्सक्राइब वाला। ठीक है, और जितने भी आपके जानने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जितने भी बटन है, हर तरह के बटन क्या कर दिया करो, दबा दिया करो। शुरू से लास्ट तक की पेपर तक बने रहोगे तो यूपी बोर्ड में टॉप नहीं कर जाओगे तो बताना, ठीक है ना, पक्का टॉप कर जाओगे। बस शुरू से आखिरी तक जितना बताता जाऊँ उतना करते जाओ। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आगे आएगी वीडियो उसमें आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो।